डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की ओर से और लगभग 10 साल हो गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, तमाम विश्वविद्यालयों में संघर्ष चल रहे हैं। स्टूडेंट और टीचर्स लगातार उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो उन सब टीचर्स और स्टूडेंट्स की ओर से आप सबको जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम जिंदाबाद। साथियों, मोदी शाह के नाम का अगर आप एक प्रिज्म समझें तो देश में आज दो फाड़ बन गया है। वो साथी जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ हैं और वो जो अपने मुनाफाखोरी के लिए संविधान के खिलाफ खड़े हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार की जितनी नीतियां, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर कोड हो, चाहे वो किसान के रूल्स हो, जितनी भी रूल्स आए वो एंटी पीपल और एंटी संविधान है। आप और हम यहाँ आज संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए खड़े। तो आप सब मेरे साथ नारा देंगे, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। और हमारे संविधान ने ये तय किया था कि एजुकेशन जो है एक पब्लिक गुड होगा। सरकारें इसमें निवेश करेंगी क्योंकि लाइवलीहुड और डिग्निटी से जुड़ा हुआ मसला है एजुकेशन। ये एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन देश के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो हाशिए पे खड़े हुए लोगों को बीच में लाता है, मेन स्ट्रीम से जोड़ता है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो बिल्कुल इस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आई। अभी यहाँ से बहुत सारी करप्शन की बात की गई, पर पॉलिसी ही करप्ट हो, अगर पॉलिसी ही ऐसी हो जो कमर्शियलाइजेशन को थीम समझती हो, तो आप इसको पॉलिसी का दोष देंगे या सिर्फ उसको करप्शन की तरह देखेंगे? ये इस बड़ा सवाल है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। जब हमने 2019 का एनईपी का ड्राफ्ट देखा और वहां पे ये देखा कि कहा गया है कि स्कूल मर्जर होगा, तो सरकार ने कोई वहां स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया, ये नहीं कहा कि आज स्कूल मर्जर क्यों जरूरी है और क्या उससे कोई प्रभाव नहीं होगा बच्चों की शिक्षा पे। आज हम क्या देख रहे हैं, 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और नीति आयोग कह रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा घाटा महिलाओं का होने वाला है और जो मार्जिन पे, हाशिए पे खड़े बच्चे हैं उनका होने वाला है। ये सवाल एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ इसलिए रिजाइन न करे कि पेपर लीक हुआ, पर उनके देखते देखते 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेट हुआ। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये सरकारी नीति थी और सरकारी नीति ने पहले नापा नहीं कि कितने बच्चों का नुकसान होगा। धर्मेंद्र प्रधान और इस सरकार को ये जवाब भी देना चाहिए कि 3 साल से जो मणिपुर चल रहा है, क्या यहाँ स्कूल और कॉलेज इसलिए बनाए गए थे कि वो रेफ्यूजी कैंप में तब्दील हो जाएं? मैं समझना चाहती हूँ, ये सवाल करना चाहिए कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, नीट देने वाले बच्चे, तमाम एग्जाम देने वाले बच्चे, आज मणिपुर में उन लोगों का क्या हाल है? ये सवाल भी हमें पूछना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को उसका जवाब देना चाहिए कि कैसे उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहाँ एजुकेशन किसी की हानि नहीं होगी। ये सवाल भी हमें करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी चीज है वो है पब्लिक फंडेड को ही प्राइवेट बना देना। हम लोग यहाँ पे टीचर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अंबेडकर से आए हैं, हमारी क्या चिंता है कि ये तो हमें मालूम था कि प्राइवेट हमारे साथ साथ चल रहा है, पर ये कि हमारा ही प्राइवेटाइजेशन हो जाए, कमर्शियलाइजेशन हो जाए, ये एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक डिग्री 15 लाख की होगी तो आपको समझना चाहिए कि फिर प्राइवेट का क्या हाल होगा इस देश में। लेकिन एक सवाल और, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हिफा लोन हो गया, सारा ऑनलाइन करंट होना जा रहा है कि आप क्लासेस आइए मत, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, इसी तरीके से अपनी एक डिग्री बना लीजिए।
तो ये लगातार एक तरीके से धक्का हायर एजुकेशन को पहुंच रहा है और टीचर्स और स्टूडेंट बहुत वरीड है इसके लिए। पर एक बहुत दूसरी चीज जो हो रही है वो केजी से लेकर पीजी तक सिलेबस रिवीजन। अगर न्यूटन एक पायलट था, हमारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाएगा तो क्या आप समझते हैं कि आपका एकेडमिक स्तर क्या होगा और क्या आप लड़ पाएंगे पूरे विदेश में, जैसे भी अपने स्तर को बना पाएंगे, ये सवाल है। आपको मुगल पीरियड पढ़ाया ही नहीं जा रहा, डांसिंग गर्ल के ऊपर आजकल एक विवाद हो रहा है। तो आप समझिए कि हमारे स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स की नींव को कितना कमजोर किया जा रहा है। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार एज अ टीचर आता है कि एक चीज है कि शिक्षा महंगी हो रही है और डिग्री का स्तर गिर रहा है, इसको आप कैसे समझेंगे? समझेंगे ये कि अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया और लोगों को ये लगा कि शिक्षा से ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। गांवों में जो लोग पहले आए, पढ़े और उनको कुछ हासिल हुआ, एक मैसेज गया कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए और लोग चल दिए। पर उससे महिलाओं का बढ़ना या SC ST OBC का बढ़ना, ये मनुवाद समस्या है। ये वो समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे धक्का मारा जाए। तो लोगों के सपनों से खेलो, और नीट भी इसी तरीके का चीज है। लोगों के सपनों से खेलो, जितना रुपया हो सकता है माँ बाप से ले लिया जाए, पर अगर ऐसी डिग्री दे दी जाए जिसके हिसाब से आप कहीं कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है, जो आपके हिरार्की है, और यहाँ देश में क्लास और कास्ट बिल्कुल ओवरलैपिंग में है। जो शिक्षा को, बेहतरीन शिक्षा को खरीद पाएगा, उस क्लास सीलिंग को तोड़ पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। बाकी शिक्षा ले लेगा लेकिन उसकी डिग्री का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इस तरीके का इस सरकार ने काम किया। साथियों, अभी मैं सुन रही थी हमारे जो गडकरी साहब है, बोल रहे कि इथेनॉल की वजह से जो पानी की कमी होने वाली है, जो लोग ये कह रहे हैं कि पानी की कमी है, वो देशद्रोही है। हमें आज इस तरीके से बटना नहीं है। उनकी आसान परिभाषाएं जो इन्होंने हम पे थोपी हैं, उनको हमें जंक करना है, उनको हमें फेंकना है। देशद्रोही तो वो हैं जो रावली को खत्म कर रहे हैं, देशद्रोही तो वो हैं जो पानी खत्म हो रहा है सूचना पे भी लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। ये सस्ती देशद्रोही की भाषा हमें बिल्कुल जंग कर देंगे। एक और चीज मैं एज अ टीचर वरीड होती हूँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शिक्षा जो है वो क्लासरूम में भी होती है और बाहर भी। तो आज जो समाज में एक टॉक्सिक एनवायरमेंट बनाया जा रहा है, उसके प्रति भी हमें एक तरीके से जागरूक रहना पड़ेगा और उसको दोबारा से उसके ऊपर भी सवाल उठाना होगा। जो लोग मणिपुर में एक लड़की को नग्न करके घूमते हैं, आप एक पूरे यूथ को क्रिमिनल बना रहे हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आप पूरे यूथ को क्रिमिनल बना रहे हैं, ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग्स। तो उस तरीके से हमें ये देखना होगा कि आज देश का माहौल जिसमें शिक्षा हो रही है वो कैसा है। रेपिस्ट को आप गाइडलाइन कर रहे हैं, है ना? आप जो डांसिंग गर्ल को कवर करना चाहते हैं, लेकिन को आप जो है गाइडलाइन कर रहे हैं। इस तरीके का देश आपने बनाया है। पिछले 10 साल में हमारा देश इस तरीके से गया। साथियों, ये जो बहुत बेहतर हुआ नीट एग्जाम का, मैं बोल दूं कि ये 100 बीमार एक अनाथ की बात है। 23 लाख बच्चा नीट एग्जाम देता है, जिसमें से सिर्फ 1,60,000 सीटें हैं। लगभग 50% सरकारी और बाकी सारी प्राइवेट, जिसमें स्टूडेंट के 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। बाकी 22 लाख अब नीट में 21 जाने गई, लखनऊ की आग में कोचिंग में और कुछ जाने गई। ये सारे एक सिस्टम की जान लेने का तरीका है, जब आपको मिलना ही नहीं। तो आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाने थे, आपको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी थी, वो काम सरकारों ने नहीं किया। और ये जो 2 करोड़ में डॉक्टर बनेगा वो कैसा होगा? मैं कैंपेन के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गई, वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि एक मरीज आया और उसने कहा कि मैंने दोनों घुटने चेंज करवा लिए लेकिन मुझे आराम नहीं आया।
तो उसने कहा कि लाओ पूरी रिपोर्ट लेकर आओ। तो देखा कि स्पाइन का प्रॉब्लम था और और घुटने घुटने चेंज replace कर हो रहा दिए, है। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन चल रहा है उसका इम्पैक्ट कई गुना कई जगह होगा। मैं ये समझती हूँ और तमाम एजुकेटर्स समझते हैं कि आपका सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन होने ही नहीं चाहिए। अगर आपका बाहर की विदेशी का जो यूनिवर्सिटीज है आपके LORs के बेस पे, आपके क्रेडिट्स के बेस पे आपका एडमिशन करती है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं? आप एक नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं स्टेट बोर्ड्स का, आप एक नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी रिजल्ट का, और आपका नया एडमिशन उसी के बेसिस पे होना चाहिए। तो ये हमें पॉलिसी के तौर पे देखना होगा और नीट जैसे सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स के खिलाफ एक मुहिम उठानी होगी। CUET जैसे एग्जाम के खिलाफ हमें मुहिम उठानी होगी। साथियों, देश एक बचाओ। चीज मैं ये यहाँ से कहना चाहती हूँ कि एक बहुत सुंदर मूवमेंट इस देश में लड़ा गया है और वो है फार्मर्स मूवमेंट। आज यहाँ के प्रोटेस्ट को फार्मर्स मूवमेंट का सपोर्ट भी मिला, क्योंकि किसान अपनी किसानी बचाने के लिए कोविड के दौरान भी बैठे रहे। 700 किसानों ने अपनी जान दी। और मैं क्यों कह रही हूँ कि किसानों का मूवमेंट बहुत सुंदर था? किसानों का मूवमेंट इसलिए सुंदर था कि जिसको आप अनपढ़ समझते हैं, जिसको समझते हैं कि अकल नहीं है, उसने बताया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती नहीं है, ये पॉलिसी की गलती है। सरकार का फायदा है कि अगर आप सुपरस्टिशियस बन जाए, आप एक ही जगह 5 अंगूठियां पहने, शनिवार को आप काले कुत्ते को ढूंढे, अगले दिन उसको पीटे, तो आपका माँ ये रोए कि मेरे बेटे का भाग्य खराब था, और वो ये ना देखे कि पॉलिसी खराब है। तो उस हिसाब से जैसे फार्मर्स मूवमेंट हुआ, ये जो यूथ का मूवमेंट है जो CGI लीड कर रहा है, मैं सबको सलाम करती हूँ, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आपकी और हमारी दुर्दशा का कारण हम नहीं है, पॉलिसी है। अगर 23 लाख में 2 ही लाख लोगों का चयन होना है तो बाकी लोगों को तो घर में उदास जाना ही होगा। ये बच्चे का भाग्य खराब नहीं है, आपकी पॉलिसी खराब है। मैं सिर्फ ये बात कहकर एंड करूंगी कि अच्छा हुआ CGI ने कॉकरोच बोला। कॉकरोच ही सही है कि गंदगी में रहता है, पर कॉकरोच वो जानवर भी है जो हर हाल में अपने को बचाने जानता है और वो जीता है। और जब हम जीना चाहते हैं तो अपने हकों के साथ जीना चाहते हैं, ये हमारा बात है। और एक चीज जो CGI ने नहीं कही, वो ये भी बता देते कि दीमक कौन है, इस देश को अंदर से खोखला करने वाला कौन है। तो मेरे साथ आप कहेंगे कॉकरोच जिंदाबाद, कॉकरोच जिंदाबाद, और दीमक मुर्दाबाद, तो दीमक मुर्दाबाद। इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि ये मूवमेंट चलना चाहिए। और इस मूवमेंट का सुंदर बात यह है कि हम में से कई लोग उदास हो रहे थे, क्योंकि एक ही तरीके का यूथ नजर आता था, जो कावड़ियों के साथ है, जो मारपीट के साथ है, जो सरकार की रैलियों में है। CGI ने जो रातों रात जिसका भी आइडिया था कि वो ये अकाउंट बनाए और शुरू करे, उसने हमें बात रखने का मौका दिया है। और पहली बार इस यूथ की संख्या हमने देखी जो अपने लड़ाई से जुड़ना चाहता है। तो ये बहुत सुंदर समय है देश के लिए, क्योंकि युवा अपने लिए खड़ा हो रहा है, यानी कि देश नौजवान, एक नौजवान देश है हमारा। 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है। तो अगर ये जनता खड़ी हो जाएगी तो ये देश बचेगा। और हमारा देश पहले भी आज़ादी पाया है, एक बहुत ही पीसफुल मेथड से आज़ादी पाया है, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कॉर्पोरेट के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रखी है। तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद साथियों। थैंक यू।